नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेटेड 10 में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 युवाओं को आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे कार्यक्रम में शामिल। राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम 2023 के तहत 7 शिक्षण संस्थानों के 26 छात्रों का समूह आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से करेगा मुलाकात। इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेकर उपराष्ट्रपति छात्रों से संवाद कर जानेंगे उनके मन की बात। दुबई में आयोजित होने वाले वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट से पहले बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बयानबाजी से नहीं ठोस कार्रवाई से होगा सुधार। शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों को फंडिंग, जीवाश्म ईंधन और जलवायु वित्तीय प्रबंधन पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण 100 अरब अमेरिकी डॉलर के पार। देश में इस्तेमाल हो रहे 99% मोबाइल फोन का भारत में ही हो रहा निर्माण। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आज गोवा में होगा संपन्न। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान पाने वाले हॉलीवुड सितारे माइकल डगलस ने शानदार फिल्म फेस्टिवल के आयोजन और भारतीय सिनेमा के विस्तार के लिए भारतीय नेतृत्व को दिया श्रेय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी की तारीफ। यह एक खुशखबरी के साथ पहला अपडेट, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण 100 अरब अमेरिकी डॉलर के पार चला गया है। भारत में इस्तेमाल होने वाले 99% मोबाइल फोन भारत में ही बन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने न केवल मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की है, बल्कि मूल्य श्रृंखला में भी वृद्धि की है और देश अब इलेक्ट्रॉनिक घटकों का एक प्रमुख निर्यातक देश बन गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश वर्तमान में लगभग 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए है और उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार ने 2021 में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों तक बढ़ा दिया है, जिनमें से सबसे बड़ी स्मार्टफोन PLI योजना है, जिसका परिव्यय 40,995 करोड़ रुपए है। योजना के तहत सरकार का अनुमान है कि 2026 तक कुल 10.05 लाख करोड़ रुपए का वृद्धिशील उत्पादन और 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात और कम से कम 8 लाख तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां बहाल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नियुक्त किए गए 51,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले हैं। लगभग कुछ देर पश्चात 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार मेले के इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, जिसमें नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को इस कार्यक्रम में संबोधित भी करने वाले हैं। बता दें कि देश में कुल 37 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये नियुक्ति केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी होंगे और ये नियुक्तियां सरकारी विभागों में की जा रही हैं। रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रोजगार मेला आगे भी रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। हम बता दें कि जून 2022 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि अगले 1.5 सालों यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तक 10 लाख लोगों को मिशन मोड में सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। दुबई में आयोजित हो रहे विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले भारत ने बयानबाजी से ज्यादा ठोस कार्रवाई पर जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लेकर बयानबाजी नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया ग्लोबल फोरम मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका 2023 के उद्घाटन समारोह में डिजिटल सत्र के दौरान इस जलवायु सम्मेलन में देश को दिशा दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने
ये भी कहा कि आगामी वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। इस बार COP28 में जीवाश्म ईंधन के उपयोग, मीथेन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग उत्सर्जन को कम करने समेत विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की जाने की उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए अमीर देशों की तरफ से विकासशील देशों को मुआवजे के तौर पर वित्तीय सहायता दिए जाने के मुद्दे पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। India will certainly be pushing forward to showcase what it has achieved with its own funds. The Paris commitment given by us have been funded by us. We didn't wait for the 100 billion. That is never on the table. There's, as you said, a lot of talk, but no money coming on the table. No pathways to show how technology is going to be transferred. Now, an additional problem which comes on board for discussion this time around would be the transitional phase, where you do not know what is affordable energy, what energy actually can fit into this transition energy requirement. It's certainly not fossil fuel, but what is it then? You've really not completely moved over to renewable, so what is it then? So the transitional energy, its definition, what constitutes something which actually can be a transitional source of energy, and who gives the money for it, particularly for developing and emerging market economies. Funding this transition is going to be a huge challenge. So I would think the conversations can happen, a lot of talk can happen, but eventually COP28 should show the direction both for transport technology and for the actual funding, be it a blended finance, public and private partnership or philanthropy is coming in, but finance it is required. जी, एक अपडेट ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक दुबई के 2 दिन के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में हिस्सा भी लेंगे। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को इसका निमंत्रण भेजा है। COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में आज से 12 दिसंबर 2023 तक किया जा रहा है। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षों के 28वें सम्मेलन यानी कि COP28 का हाई लेवल सेगमेंट है। जलवायु परिवर्तन की साझा चुनौती से निपटने की दिशा में UNFCCC के पक्षों का सम्मेलन सामूहिक एक्शन को गति देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। ग्लासगो में COP26 के दौरान यानी कि COP26 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु कार्रवाई में भारत के अभूतपूर्व योगदान के रूप में पंचामृत नामक 5 विशिष्ट लक्ष्यों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस अवसर पर मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ की भी घोषणा की थी। जलवायु परिवर्तन भारत की G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। भारत की अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा और अन्य फैसलों को लेकर अहम नए कदम उठाए गए हैं। COP28 यानी COP28 इन सफलताओं को आगे बढ़ाने का अवसर देगा। अपनी दुबई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज संसद भवन परिसर में छात्रों के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद करने वाले हैं। 7 विश्वविद्यालयों और संस्थानों के 26 छात्रों को राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम RSIP 2023 के तहत आमंत्रित किया गया है। सोमवार से शुरू हुआ ये कार्यक्रम 9 दिसंबर तक चलने वाला है। इसके तहत छात्रों को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अधिकारियों से संवाद करने का अवसर मिलेगा। पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी एक्सटेंशन के कक्ष 1 में कार्यक्रम की शुरुआत आज दोपहर 12 बजे होगी। इस बीच उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत हमेशा से संस्कृति का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि देश में बदलाव, शिक्षा, समानता, अच्छे व्यवहार से ही आती है। उपराष्ट्रपति ने मुंबई में श्रीमद रामचंद्र जी की जयंती समारोह में ये बातें कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर हमारे देश में लोग ठान लें कि सड़क पर हमारा आचरण कानून के अनुरूप होगा तो दुनिया देखेगी कि भारत बदल गया है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा
पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे। इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। इन दोनों महानुभावों में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी and our Prime Minister Narendra Modi, one thing is common. They have reflected with respect to Srimad Rajchandra ji. तेलंगाना में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार अभियान में लगे हुए हैं और अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभा रहे हैं। राज्य में 30 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर अन्य राज्यों के साथ वोटों की गिनती भी की जाने वाली है। प्रचार के आखिरी दिन आज बड़े नेताओं का प्रचार जारी रहेगा। तेलंगाना में इस बार सत्तारूढ़ बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। बीआरएस की तरफ से जहां मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मैदान में उतरे हैं, तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़े नेताओं ने प्रचार किया है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रैलियां की हैं। तेलंगाना में विधानसभा की 119 विधानसभा सीटें हैं और यहां 2290 कैंडिडेट इस बार चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। गाजापट्टी में युद्ध विराम 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये बुधवार तक लागू रहेगा। मध्यस्थता कर रहे कतर ने विदेश मंत्रालय की ओर से कतर के ये घोषणा की गई है, जबकि हमास ने इसकी पुष्टि करते हुए युद्ध विराम बढ़ने का श्रेय कतर और मिस्र को दिया है। इससे पहले इजराइल और अतिवादी संगठन हमास के बीच का युद्ध विराम समझौता सोमवार को खत्म हो रहा था, लेकिन चौथे दिन की रिहाई के निर्धारित समय 4 बजे से 3 घंटे बाद तक 11 बंधकों और 33 कैदियों की रिहाई को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही, लेकिन बाद में मध्यस्थों के माध्यम से और उनके समझाने पर बंधकों और कैदियों की रिहाई में बना गतिरोध दूर हो गया। गाजा में युद्ध विराम लागू रहे और बंधकों की रिहाई सुचारू रहे, ये सारी दुनिया चाहती है। इजराइल और हमास भी इसे लेकर पूर्व में सकारात्मक संकेत दे चुके हैं। यूरोपीय संघ, अरब देशों और नॉर्थ अफ्रीकी देशों ने स्पेन के बार्सिलोना शहर में एकत्रित होकर इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा की। ईयू की मेजबानी में आयोजित इस बैठक में कुल 42 देशों के विदेश मंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम को बढ़ाए जाने पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हॉलीवुड के विश्वविख्यात फिल्म अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत बहुत अच्छे हाथों में है। अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता माइकल डगलस ने गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म निर्माण और वित्त के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। महोत्सव की प्रासंगिकता और पीएम मोदी के नेतृत्व कौशल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 78 देशों को फेस्टिवल में प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो आयोजन की सुंदरता को दर्शाता है और ये भारत के सिनेमा प्रेम का प्रतिबिंब भी है और भारतीय फिल्मांकन की ताकत भी। आज भारतीय सिनेमा दुनिया भर में लगातार प्रसिद्ध हो रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत आज बहुत अच्छे हाथों में है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम सम्मान के लिए चुने जाने पर उन्होंने इसे गौरव की बात बताया और प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने को एक शानदार उपलब्धि बताया। भारतीय फिल्म आरआरआर की ऑस्कर में सफलता की प्रशंसा करते हुए माइकल डगलस ने कहा कि भारत के लिए ये उल्लेखनीय उपलब्धि है और इससे नई तथा बड़ी फिल्म बनाने के लिए भारतीय फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और भरोसा बढ़ेगा। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आज रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हो रहा है। As well as Prime Minister Modi, the last few years you've seen more money put into the production and financing of films. It's been a very successful time. I also think there's more and more, and I think sort of the spirit of this festival and the beauty of this festival is you had 78
foreign countries represented. And it's only a reflection of the strength of your Indian filming, which is renowned and known around the world. So I think you're in very, very good hands. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज खेला जाने वाला है। ये मुकाबला गुवाहाटी के बारसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने पहले 2 मुकाबले जीत लिए हैं। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज में बने रहने के लिए ये मैच करो या मरो का है। मुकाबले के लिए टॉस शाम 6:30 बजे होगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम परिसर में 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न हो गया है। 14 से 27 नवंबर तक रहे इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय था वसुधैव कुटुंबकम, यूनाइटेड बाय ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खान मंत्रालय ने पहली बार अपनी प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी को बेहद पसंद भी किया गया। इसने रजत पदक प्राप्त किया। इसमें क्या कुछ खास रहा, आइए जानते हैं। दुर्लभ खनिज, VR जोन और किड्स जोन के साथ खान मंत्रालय ने पहली बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पदार्पण किया। खनन मंत्रालय का ये पवेलियन भारत के खनिज और खनिज क्षेत्र में जारी प्रमुख सुधारों के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता सृजित करने का केंद्र बना। इस आधुनिक पवेलियन की थीम थी कनेक्टिंग बियॉन्ड माइनिंग। ये हमारा पहला अटेम्प्ट है और पहले अटेम्प्ट में ही इतनी सक्सेस हमें मिल रही है। लोग इतना आ रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं। ये जानकर पर्सनली हमें बहुत खुशी हो रही है। माइनिंग के बारे में लोगों का एक ही नज़रिया है कि खदान है, खोदा जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है। हमारा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक एनिग्राफिक स्क्रीन लगाई है जिसमें वो दिखाया गया है कि माइंस के डिफरेंट जो कॉपर है, एल्युमिनियम है, लिथियम है, उनके क्या यूजेस हैं। तो माइनिंग एक्चुअली इतना इसेंशियल पार्ट है हमारी ज़िंदगी का कि उसके बगैर आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल है। जितने इकोनॉमिक एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ये सब माइनिंग पे डिपेंड करती है। आपका मेटल मटेरियल जो निकलता है उसी से आपके जैसे अभी आजकल सोलार है, तो सोलार में तो आपको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, कॉपर चाहिए है, सिल्वर चाहिए है। उसके बगैर आपके सोलार पैनल्स काम नहीं करेंगे। हॉल नंबर 5 में 506 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित होने वाले खनन मंडप में दुर्लभ खनिज लोगों को बेहद पसंद आए। खनिज मानव प्रगति के लिए आधारभूत हैं। वे न केवल कई उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काम करते हैं, बल्कि निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में वैश्विक परिवर्तन को शक्ति देने के लिए भी अहम और महत्वपूर्ण है, जिनकी आवश्यकता नेट जीरो प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए पड़ेगी। सरकार ने हाल ही में लिथियम, कोबाल्ट और टाइटेनियम जैसे नए युग के खनिजों सहित कई महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा जैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सेक्टरों की आधुनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरी है। वहीं खनन पवेलियन में इन खनिजों की खूबसूरती ने लोगों को आकर्षित किया। लोगों के नज़र में कोल जैसे कोयला हो गया, आयरन, लोखंड, ये सब चीज़ों की उनकी इमेज है, लेकिन जो रियल में जो मिनरल्स जो क्रिस्टल शेप में आते हैं, ये वाकई इतने खूबसूरत है, काफ़ी लोगों को पता नहीं था और ये फर्स्ट टाइम उनको देखने मिल रहा है यहाँ और बड़े लोग खुश हैं। मुझे इन चीज़ों का शौक़ है जमा करने का और मेरा कलेक्शन तकरीबन 50 साल पुराना है। मैं हिंदुस्तान में से बहुत सी चीज़ें जमा की हैं, स्टोन्स, मिनरल्स वगैरह, और सारी दुनिया भी घूमते रहता हूँ, वहाँ से भी जमा की हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ये ब्राज़ील का है, ये मैंने US में ख़रीदा था और ब्राज़ील में ये बहुत निकलता है। हिंदुस्तान में भी काफ़ी निकलता है, एमेथिस्ट बोलते हैं इसको, क्वार्ट्स की एक वैरायटी है। मंडप में किड्स जोन और VR जोन मुख्य आकर्षण रहे। इनका उद्देश्य बच्चों को खानों और खनन के बारे में जानकारी प्रदान करना था। यहाँ बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल और प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी और उन्हें खनिजों के बारे में रोचक जानकारी दी गई।
साथ ही सेल्फी जोन ने भी लोगों को बेहद आकर्षित किया। और अब कला जगत से जुड़ा हुआ अपडेट। हाल ही में दिल्ली के लोधी एस्टेट में एक कला प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी ऑटिज्म 2023 में 155 बाल कलाकारों की कलाकारी लोगों के द्वारा बेहद पसंद की गई। आइए देखते हैं इससे जुड़ी खास रिपोर्ट। सुंदर रंग, बच्चों का विजन और उनके स्ट्रोक्स से कैनवस पर अद्भुत कलाकारी। ये नजारा है दिल्ली के लोधी एस्टेट में कला प्रदर्शनी आर्टिज्म 2023 का। महाराजा एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट और वेल्डन आर्ट एकेडमी द्वारा 12वीं वार्षिक पेंटिंग प्रदर्शनी आर्टिज्म का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्रालय की डीजी मनीषा सक्सेना और पूर्व सीएजी विनोद राय ने आर्टिज्म 2023 का उद्घाटन किया। आर्टिज्म एक वार्षिक आर्ट फेस्टिवल है जो उभरते हुए कलाकारों को एक आदर्श मंच प्रदान करता है। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी में 155 बच्चों ने अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया, जिसे लोगों ने काफी सराहा। इस प्रदर्शनी में प्रतिभागियों को उनकी बेहतरीन पेंटिंग्स के लिए अवार्ड भी दिया गया। प्रदर्शनी में मनमोहक चित्रकारी के लिए साध्यांत कौशल को बेस्ट पेंटिंग का अवार्ड दिया गया। मुझे ये पेंटिंग बनाने में 7 to 8 मंथ्स लगे। मैंने ये पेंटिंग की इंस्पिरेशन वैन गॉग से ली है, जिन्होंने स्टारी नाइट पेंटिंग बनाई है। और मुझे ये पेंटिंग बनाने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि वैन गॉग की स्पेशलिटी यही थी क्योंकि वो बहुत सारे स्ट्रोक्स यूज़ करते थे अपनी पेंटिंग में। मैंने अनेक तरह के कलर्स यूज़ किए हैं पेंटिंग में, जैसे मजेंटा, कोबाल्ट ब्लू, सेरुलियन ब्लू। आई एम वेरी ग्लैड टू सी माई पेंटिंग being showcased at very renowned people. कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को भी उनकी पेंटिंग्स के लिए ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। ये पेंटिंग मैंने 1 ईयर में बनाई है। दिस इज अ गर्ल व्हिच इज लुकिंग टू द लॉर्ड एंड हैविंग जॉय एंड डूइंग जॉय। And I've used so many colors. This painting really inspired me because it shows how everything around us has its own beauty and it's beautiful in its own way. So I've been in this art academy for 7.5 years and this painting took me 7 months to complete. आर्टिज्म 2023 अपने प्रतिभाशाली प्रतिभागियों और उनके माता पिता के समर्थन के कारण काफी सफल रहा। बच्चा गहराई से सोचता है और उसे कैनवस पे उतार सकता है, और कैनवस पे उतारने के साथ साथ उसमें एक थीम जोड़ सकता है। ये हमें तब पता चला जब बच्चे ने पेंटिंग बनानी शुरू की और जब हमने अपने एटीट्यूड में बदलाव किया। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को बेहतर तरीके से सम्मान देने से उनके अंदर एक बेहद अलग तरीके की गरिमा आती है, एक जिम्मेदारी का बोध आता है। इस प्रदर्शनी में प्रसिद्ध कलाकार LR गांधी की पेंटिंग्स भी प्रदर्शित की गयी। उनकी पेंटिंग्स काशी के मनोरम और विहंगम दृश्यों पर आधारित थी। और बात आज के दिन से जुड़े इतिहास की, और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 28 नवंबर साल 1890 को ज्योतिराव गोविंदराव फुले का निधन हुआ। वे महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले महान समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से फूलों का काम करता था, इसीलिए माली के काम में लगे ये लोग फुले के नाम से जाने जाते थे। महात्मा ज्योतिबा ने गरीबों और पिछड़ों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। महात्मा फुले ने छुआछूत, जाति प्रथा और पर्दा प्रथा समेत कई सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किए। ज्योतिबा फुले ने गरीबों और वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका विवाह सावित्रीबाई फुले के साथ हुआ। सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है।
उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों और उनके शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी की। देव दीपावली के अवसर पर सोमवार को काशी के घाटों को 21 लाख दियों से रोशन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देव दीपावली पर काशी के घाटों का यह दृश्य अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय है। इस बार देव दीपावली देखने के लिए 80 देशों के राजदूत और 140 विदेशी डेलीगेट सहित 8 से 10 लाख पर्यटक काशी पहुंचे थे। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं देव दीपावली पर काशी के घाटों की जगमगाती तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ